गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन, कि चीज़ों के एक से ज़्यादा टाइप के भी मोशन हो सकते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स मे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट सेम टाइम। कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स भी होती हैं जिनके एक सेम टाइम पर मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, सम ऑब्जेक्ट्स मे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। उसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि अगर हम अर्थ का केस लें, द केस ऑफ अर्थ, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आपको पता है सन अगर यहाँ पर है तो अर्थ उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसका मतलब ये जो अर्थ है वो कौन सा मोशन एग्जिबिट कर रही है? इट हैज़ सर्क्यूलर मोशन, क्योंकि वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, तो सर्क्यूलर मोशन है। The earth repeats its motion around the sun after regular interval of time so that it has periodic motion। अब आपको पता है वो चक्कर लगाती है सन के अराउंड अर्थ, तो आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम वो यहाँ पर वापस आती है, फिर दोबारा चक्कर लगाती है। तो ये अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रही है ना अराउंड द सन। तो जब भी मोशन का रिपीटिशन होता है, बार बार कोई चीज़ की जाती है, तो उसे कौन सा मोशन बोला जाता है? पीरियोडिक मोशन बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन। एंड द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अब जैसे ये चक्कर तो लगा रही है, लेकिन सन साथ साथ ऐसे भी घूम रही है, एक एक्सिस के अराउंड घूम रही है और साथ साथ ऐसे चक्कर भी लगा रही है। ठीक है, तो जब एक कोई चीज़ अपनी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड ऐसे अगर घूमती है तो उसे क्या बोला जाता है? रोटेशनल मोशन बोला जाता है। ठीक है, तो अर्थ के तीन तरह के हो गए मोशन, सर्क्यूलर मोशन, पीरियोडिक मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, द केस ऑफ मैरी गो राउंड। अगर हम मैरी गो राउंड का केस देखें, अगर हम मैरी गो राउंड को पूरा अगर होल कंसीडर करें, पूरा अगर कंसीडर करें, तो वो एक एक्सल के अराउंड रोटेट करता है ना, जैसे बीच में से फिक्स जो होता है और वो ऐसे ऐसे घूमता है ना। तो अगर हम देखें तो फिर बीच में से तो वो फिक्स्ड है, उसके अराउंड ये चक्कर लगा रहा है ना, तो फिर अगर हम ऐसे देखें फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रहा है, तो इस हिसाब से तो उसका रोटेशनल मोशन है। ठीक है, अगर कोई बच्चा बैठ गया उसके अंदर तो उसके लिए तो वो सर्क्यूलर मोशन हो गया ना, वो गोल गोल घूमेगा राउंड एंड राउंड। तो दो तरह का मोशन हो सकता है मैरी गो राउंड में। एक तो रोटेशनल मोशन, क्योंकि वो बीच में से एक्सल पर अगर घूम रहा है तो उसके हिसाब से तो उसका रोटेशनल मोशन हो गया ना। अगर कोई बच्चा बैठ गया तो वो तो गोल गोल राउंड एंड राउंड घूमेगा, तो उसके हिसाब से उसका सर्क्यूलर मोशन हो गया। ठीक है, तो इसमें दो मोशन हो गए। अब अगर हम बाइसिकल का केस देखें, बाइसिकल लेट सपोज कोई स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, ये कोई रोड है, इस पर बाइसिकल मूव कर रही है, तो सीधा मूव करेगी, स्ट्रेट रोड पर मूव करेगी, तो उस हिसाब से उसका रेक्टिलिनियर मोशन होगा। लेकिन अगर हम उसके व्हील को देखें, पहिए को देखें, तो पहिया जो होता है बीच में से फिक्स्ड होता है ना, फिर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है वो पहिया, बीच में से फिक्स्ड है, यानी एक एक्सिस के अराउंड वो घूम रहा है, तो उसका रोटेशनल मोशन भी है और रेक्टिलिनियर मोशन भी है। द केस ऑफ अ बॉल, अगर हम बॉल का केस देखें, व्हेन अ बॉल इज मूविंग ऑन द ग्राउंड, जब ग्राउंड पर मूव कर रही है तो उसका रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन के अराउंड मूव करेगी वो, साथ ही साथ वो घूम भी तो रही होती है ना। इट इज़ रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूव कर रही है, दैट मीन्स उसका रेक्टिलिनियर मोशन है, और वो रोटेट कर रही है, ऐसे गोल घूम रही है, तो इस हिसाब से उसका क्या है? रोटेशनल मोशन है। द केस ऑफ स्विंग मशीन, अगर हम सिलाई मशीन का केस देखें, द स्विंग मशीन हैज़ अ व्हील विच रोटेट्स ऑन एन एक्सल। अगर आप स्विंग मशीन का व्हील देखते हो, साइड में जो व्हील लगा होता है वो इस तरह से बीच में फिक्स जो होता है और इस तरह से घूम रहा होता है वो पहिया। ठीक है, तो इस हिसाब से उसका क्या है? रोटेशनल मोशन है। अगर हम उसकी नीडल को देखें तो बार बार क्या होती है? वो अप एंड डाउन होती है, अप एंड डाउन होती है, तो अपने मोशन को बार बार रिपीट करती है ना, इस हिसाब से उसका क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। तो एक ही चीज़ में दो तरह के मोशन हमने देखने को मिले, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन। नाउ वी रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? लोगों को, सामान को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है ना, तो उस ले जाने को बोला जाता है ट्रांसपोर्ट करना। टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। लोगों को या सामान को, गुड्स का मतलब होता है सामान, गुड तो अच्छा होता है, लेकिन गुड्स मतलब सामान, तो लोगों को और गुड्स यानी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करना, लेकर जाना इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, उसे ट्रांसपोर्ट बोला जाता है।
We will now discuss how people traveled and carried goods from one place to another in earlier times and how do it these days. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि पहले के ज़माने में, एंशियंट टाइम्स में या अर्लियर टाइम्स में लोग कैसे ट्रैवल करते थे और सामान को कैसे इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा करते थे, क्योंकि उस टाइम तो ट्रांसपोर्ट के कोई मीन्स ही नहीं थे, ना तो उनके पास कार थी, ना बस थी, ना स्कूटर था। उस टाइम तो लगभग वो पहिए का भी आविष्कार नहीं हुआ था। अगर हम बहुत पहले की बात करें तो फिर वो कैसे लेकर जाते थे लोगों को, लोग कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, सामान को कैसे लेकर जाया जाता था, और अब कैसे करते हैं लोग। दोनों स्टडी करेंगे केस, एक तो पहले का टाइम और एक अब का टाइम। लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले, द पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उनके पास कोई यातायात के साधन नहीं होते थे। ये सब यातायात के साधन होते हैं, कार, बस, स्कूटर, ये सभी ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं। सो इन एंशियंट टाइम्स, पुराने प्राचीन समय में, पीपल यूज टू मूव ऑन फुट और एनिमल्स। तो लोग क्या करते थे, या तो पैदल जाते थे या फिर एनिमल्स के थ्रू मूव करते थे, उन पर बैठ कर जाते थे, हाथी पर, घोड़े पर। और अगर उन्हें सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट करना होता था तो एनिमल्स की हेल्प लेते थे। ऊँट की हेल्प ले ली उन्होंने, घोड़े की हेल्प ले ली, खच्चर की हेल्प ले ली, गधे की हेल्प ले ली, तो इन पर से वो अपना सामान कैरी करते थे। पीपल कैरिड गुड देमसेल्फ, या तो अपना सामान खुद ही उठा लेते थे, और दे यूज्ड एनिमल्स फॉर दिस पर्पज़, या तो इस उद्देश्य के लिए वो एनिमल्स का यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू ट्रैवल ऑन हॉर्स बैक एंड कैमल बैक, या तो लोग घोड़े की पीठ पर बैठकर ट्रैवल करते थे या ऊँट की पीठ पर, यानी एनिमल्स का यूज़ करते थे। एंड ऑल्सो यूज्ड दीज एनिमल्स फॉर कैरिंग हैवी गुड्स, अगर उन्हें भारी भरकम सामान का भी ट्रांसपोर्ट करना होता तो एनिमल्स का यूज़ करते थे। इन एंशियंट टाइम्स पीपल ऑल्सो यूज बोट्स फॉर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग वाटर रूट्स सच एज रिवर्स, तो लोग वाटर रूट्स यानी पानी के रास्ते जाने के लिए बोट्स वगैरह का यूज़ करते थे ताकि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, इनिशियली द बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच होलो कैविटी वाज मेड फॉर पीपल एंड कैरी गुड्स। शुरुआत में तो बोट्स भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, आजकल तो बोट्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। उसमें क्या होता था, एक लकड़ी का लॉग यानी लकड़ी का एक मोटा सा गट्ठा होता था, लेट सपोज काफ़ी मोटा होता था, तो उसको अंदर से ना ऐसे खोखला कर दिया जाता था, लेट सपोज ऐसे, तो लोग अंदर बैठ भी सकते थे और अपने सामान को भी रख सकते थे। उसको पानी में ले जाया जाता था, लकड़ी तो पानी पे तैरती है आपको पता है, तो फिर वो तैर कर और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक खुद भी चले जाते थे और सामान को भी पहुंचा देते थे। लेटर ऑन पीपल लर्न टू जॉइन टुगेदर प्लैंक्स ऑफ वुड टू मेक बोट्स हैविंग स्ट्रीमलाइन शेप। बाद में लोगों ने सीखा कि किस तरह से लकड़ियों को आपस में जोड़कर एक बोट बनाई जा सकती है, और जिसकी शेप उन्होंने कैसी रखी, स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप का आइडिया उन्हें कहाँ से है, फिश से आया था, क्योंकि फ़िश की कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती हैं, तो वो उन्हें ईजिली हेल्प करती है ना, ताकि वो अच्छे से स्विम कर पाएँ। तो उसी के बेस्ड पर उन्होंने स्ट्रीमलाइन शेप बनाई बोट की, ताकि वो भी अच्छे से स्विम कर पाए, तैर पाए उसके अंदर। द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाद में जब पहिए का आविष्कार हुआ तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज आया। द व्हील्स वर यूज्ड इन मेकिंग द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स सच एज बुलोक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स एंड कैमल कार्ट्स एक्सेट्रा। बाद में जब व्हील बने ना, तो व्हील्स का यूज़ करने किस में किया जाने लगा, बुलोक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी बनाने में यूज़ किया उन्होंने। घोड़े को हॉर्स कार्ट, देखो बैल लग जाएंगे तो हॉर्स कार्ट बन जाएगी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी बन जाएगी, ये कैमल कार्ट बन जाएगी यानी ऊँट, ये वाली ऊँट गाड़ी बन जाएगी। Animals such as bullocks, horses and camels were used to pull the vehicles which moved on the wheels. बाद में उन्होंने ऐसे एनिमल्स के ऊपर बैठकर नहीं, जब पहिए का आविष्कार हुआ ना, तो उन्होंने एक गाड़ी बना ली, व्हीकल टाइप बना लिया, तो इन एनिमल्स का यूज़ अब इस गाड़ी को खींचने के लिए किया जाता था। किन किन एनिमल्स का, जैसे कि बुलोक्स का, हॉर्सेस का, कैमल्स का, देखो यहाँ पर बैल खींच रहा है ना,
और यहाँ पर घोड़ा खींच रहा है इस पहिए वाली गाड़ी को, और यहाँ पर ऊँट खींच रहा है। तो इन एनिमल्स का यूज़ किया जाता था कि इन व्हीकल्स को पुल किया जा सके। विच मूव्ड ऑन व्हीकल्स, और ये गाड़ियाँ, ये व्हीकल्स जो हैं किस पर चलती थी, ये व्हील्स, पहिए पे चल रही हैं ये। तो इन एनिमल्स का यूज़ इनको खींचने में किया जाने लगा। द इन्वेंशन ऑफ व्हील ऑल्सो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ बाइसिकल एज अ पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाद में जब व्हील डिस्कवर हुआ, उसकी इन्वेंशन हुई, तो फिर व्हील का यूज़ उन्होंने बाइसिकल बनाने में भी किया, जो बाद में बहुत ज़्यादा पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया। बाइसिकल मतलब साइकिल जो होती है, उसको बनाने में फिर पहिए का यूज़ किया, जो बाद में चलकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया, यातायात का साधन बन गया। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी की शुरुआत थी, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सोर्स ऑफ पावर टू रन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। जब 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई ना, तो स्टीम इंजन, भाप इंजन का आविष्कार हुआ। भाप इंजन नाम से ही पता चल रहा है ये भाप के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो ये स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, जो एनर्जी का एक नया सोर्स बना, जिसके कारण हम व्हीकल्स को रन करवा सकते थे, यानी व्हीकल्स वगैरह चलाने में स्टीम इंजन का जो आविष्कार था वह एनर्जी का नया सोर्स बन गया। स्टीम इंजन्स विच यूज्ड एज कोल एज फ्यूल फॉर मेकिंग स्टीम। यहाँ पर स्टील इंजन में क्या था कि कोयले का यूज़ किया जाता था स्टीम बनाने के लिए, भाप वगैरह बनाने के लिए। स्टीम इंजन्स वर यूज टू पुल ट्रेन्स ऑन रेल रोड्स फॉर कैरिंग पीपल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्टीम इंजन का यूज़ ट्रेन्स में किया जाने लगा, रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेन्स दौड़ाने के लिए लोगों को उन पर बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था स्टीम इंजन की हेल्प से। जैसे ये स्टीम इंजन है ना, तो ये इसमें कोल को जलाया जाता है और स्टीम बनाई जाती है, तो इसके ये इंजन आगे लगा दिया जाता है, ये स्टीम इंजन है, और पूरी की पूरी ट्रेन को ये आगे मतलब खींच कर लेके जाता है। तो रेलवे ट्रैक्स पर इन स्टीम इंजन्स का यूज़ किया जाने लगा ट्रेन्स वगैरह चलाने के लिए। इसमें लोग बैठे होते हैं पीछे और सामान वगैरह भी पड़ा होता है, तो लोगों को भी कैरी करता है, गुड्स को भी कैरी करता है ये। इंजीनियर्स वर ऑल्सो यूज टू रन शिप्स इन बिगनिंग। स्टीम इंजन्स का यूज़ इंजीनियर ने शिप्स वगैरह को, जहाज़ वगैरह को भी चलाने में किया शुरुआत में। द स्टीम इंजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंबशन इंजन बिकॉज द फ्यूल फॉर मेकिंग स्टीम वॉज बर्न्ड आउटसाइड द इंजन। स्टीम इंजन को एक्सटर्नल कंबशन बोला जाता है। कंबशन का मतलब होता है दहन या जलना, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। तो स्टीम इंजन को एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो फ्यूल जलाया जाता है, ईंधन जलाया जाता है ना, वो इंजन के आउटसाइड जलाया जाता है, इंजन के अंदर नहीं। आजकल तो जैसे कार्स वगैरह, बस वगैरह चलती है, तो इंजन के अंदर पेट्रोल वगैरह जलते हैं ना, लेकिन स्टीम इंजन में क्या होता था, इंजन के बाहर की साइड कोल वगैरह ये जलते थे, अंदर नहीं, उसके बाहर जलते थे। इन्हें इसलिए स्टीम इंजन को एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोला जाता था। द इन्वेंशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, जब बाद में इंटरनल कंबशन इंजन्स का आविष्कार हुआ, विच यूज़ पेट्रोल या डीजल एज फ्यूल। इंटरनल कंबशन इंजन जैसे कि आज वाले ये जो है ना यातायात के साधन, ये सारे इंटरनल कंबशन इंजन है, तो इनमें पेट्रोल या डीजल का वो यूज़ किया जाने लगा फ्यूल की तरह। द इन्वेंशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन इन द second half of 19th century gave us transport vehicles called automobiles such as car, buses, truck, motorcycle, scooters। जब बाद में इंटरनल कंबशन इंजन का आविष्कार हुआ, उनकी इन्वेंशन हुई, जैसे कि जिसमें पेट्रोल डीजल का यूज़ किया जाता था, जैसे कि कार, बस, स्कूटर, इनको ना ऑटोमोबाइल्स भी बोला जाता है। कहीं आप ये मत सोचना कि ऑटोमोबाइल वर्ड फ़ोन वगैरह से रिलेटेड है। ऑटोमोबाइल्स ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल से रिलेटेड होता है, जैसे कि कार, बस, ट्रक, ये सभी है ना, ये ऑटोमोबाइल्स हैं। फॉर ट्रैवल ऑन लैंड, इनका यूज़ लैंड पर ट्रैवल करने के लिए किया जाता था। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप वर डेवलप्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। बाद में जब ये इंटरनल कंबशन इंजन का यूज़ मोटराइज्ड बोट्स में किया जाने लगा, शिप्स में किया जाने लगा, जहाज़ों में किया जाने लगा, जो वाटर में ट्रांसपोर्ट के साधन बने, जैसे ये कार और ये स्कूटर हो गया, ये आपको बाइक दिखा रखी है, ये बस है, तो ये सारे क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन के एग्जांपल हैं। इनमें पेट्रोल डीजल वगैरह यूज़ होता है, और ये तो लैंड पर यूज़ किए जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, लेकिन ये जो है बोट्स वगैरह ये
पानी में यूज़ की जाती हैं। चलती तो ये भी पेट्रोल डीजल से ही हैं, बट ये क्या है, पानी में यूज़ की जाती हैं। और ये सभी चीज़ें किस में यूज़ की जाती है, लैंड पर यूज़ की जाती है ट्रैवल के लिए। एरोप्लेन्स वर डेवलप्ड एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। एरोप्लेन का भी आविष्कार हुआ 20th सेंचुरी के थोड़ा लास्ट में। एरोप्लेन्स नाउ कैरी अ लॉट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स वर्ल्ड वाइड। एरोप्लेन अब बहुत सारे पैसेंजर्स को कैरी कर सकते थे, यात्रियों को कैरी कर सकते थे, और गुड्स को, सामान को भी कैरी कर सकते थे वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया भर में एरोप्लेन ये सामान और लोगों को कैरी कर सकते थे। हेलीकॉप्टर्स वर ऑल्सो मेड एज अ मीन ऑफ ट्रैवलिंग बाय एयर। हेलीकॉप्टर्स को भी मीन्स ऑफ एयर बनाया गया, यानी यातायात का साधन बनाया गया, जो ये हवा में ट्रैवल करने के लिए काम आता था। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन विच फ्लाई एट द स्पीड फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, स्पेसक्राफ्ट आर ऑल्सो सम ऑफ द 20th सेंचुरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 20th सेंचुरी में जो कंट्रीब्यूशन दिया गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, उनमें क्या क्या था, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आई, मोनोरेल्स थी, सुपरसोनिक एरोप्लेन थे। सुपरसोनिक एरोप्लेन मतलब जो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा चलते हैं। स्पेसक्राफ्ट बनाए गए, और ऐसी बहुत सारी इन्वेंशन की गई 20th सेंचुरी में, जिसके कारण मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिला, योगदान मिला। नाउ वी रीड अबाउट डिस्टेंस। डिस्टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, दूरी। द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच में जो स्पेस है उसकी कितनी लेंथ है, उसे क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। सो वी से दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। अगर हमें पता है कि दिल्ली और आगरा के बीच में जो स्पेस है उसकी लेंथ 200 किलोमीटर है, तो हम क्या कहते हैं, दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर। इफ़ द टू पॉइंट्स आर क्लोज बाय, द डिस्टेंस बिटवीन दैम विल बी स्मॉल। अगर चीज़ें पास पास है तो उनकी डिस्टेंस कम होगी, अगर चीज़ें दूर दूर हैं तो उनकी डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। एक्चुअली द टर्म्स डिस्टेंस एंड लेंथ आर यूज्ड इन द सेम सेंस। जो डिस्टेंस और लेंथ है, एक्चुअली उनका जो सेंस है ना, वो किस में लिया जाता है, सेम सेंस लिया जाता है, कोई अलग चीज़ें नहीं कंसिडर की जाती। डिस्टेंस और लेंथ का मीनिंग एक ही लिया जाता है। सो व्हेन वी से मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, अगर हम कहें कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, तो उसका मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, क्योंकि डिस्टेंस और लेंथ का मीनिंग हम एक ही ले रहे हैं, तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मीनिंग एक ही होगा। अब हम पढ़ेंगे कि मेज़रमेंट क्या होती है। किसी भी चीज़ की मेज़रमेंट करना, उसे मापना, यानी किसी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करवाना विद द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। जैसे कोई चीज़ है, मान लो अगर मैं कह रही हूँ 2 मीटर है, तो मैंने उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को कंपेयर करवाया ना, जो मेरे पास यूनिट थी मेज़रमेंट की, मापने की यूनिट मेरे पास, मैंने चलो लेट सपोज मीटर लिया है, तो मैंने उस ऑब्जेक्ट की लंबाई को मैंने किसी यूनिट ऑफ मेज़रमेंट के साथ कंपेयर करवाया ना। द मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट विद द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। मेज़रमेंट यही होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कंपेयर करवाना विद द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। आपके पास जो मेज़रमेंट की यूनिट है, उससे जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कंपेयर करवाते हो, दैट इज़ द मेज़रमेंट, उस चीज़ को मापना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी गो टू अ क्लोथ शॉप, अगर हम किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं टू बाई क्लोथ, कपड़े खरीदने के लिए, फॉर मेकिंग आवर स्कूल यूनिफॉर्म, लेट सपोज हमने स्कूल यूनिफॉर्म ही बनानी है, देन द शॉपकीपर मेजर्स द क्लोथ बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ मीटर। आपको पता है, तो वो जो होता है दुकानदार, वो आपको कपड़ा माप कर देता है, वो कपड़े को किससे कंपेयर करवाता है, विद द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट जो मेजरिंग लेंथ की है वो क्या है, मीटर। मीटर के साथ उस कपड़े को कंपेयर करवाता है ना, कि ये कपड़ा इतने मीटर है, ये कपड़ा इतने मीटर है, तो कंपेयर करवाया आपने। एंड व्हेन वी गो टू अ टेलर, अगर हम टेलर के पास जाते हैं, ही टेक्स आवर मेजरमेंट बाय यूजिंग मेजरिंग टेप, वो भी हमारी मेजरमेंट लेता है।
और वो मेज़रमेंट द टेलर हैज़ टू मेक द मेज़रमेंट करेक्टली फॉर प्रॉपर स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ। अगर उसे प्रॉपर स्टिचिंग करनी है, कपड़े को सही ढंग से सिलना है, तो उसे मेज़रमेंट भी करेक्ट लेनी पड़ेगी। अगर कोई भी मेज़रमेंट उसने गलत ले ली तो जो स्टिच हुआ कपड़ा है वो हमें फिट नहीं होगा ना प्रॉपरली। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग प्रॉपर मेजरमेंट इन आवर डेली लाइफ। ये तो बस एक ही एग्जाम्पल है कि हमें प्रॉपर मेजरमेंट लेनी पड़ती है हमारी डेली लाइफ में, ऑब्जेक्ट को सही ढंग से कंपेयर करवाना पड़ता है। अब कोई भी चीज़ हो उसको बनाने के लिए मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब जैसे इवन आप घर पर भी कितनी सारी चीज़ें देखते हो, आपका घर ही मान लो, कितनी सारी मेजरमेंट ली होंगी उस मिस्त्री ने जिसने आपके घर को बनाया है। तो मेज़रमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में। अगर एक भी मेज़रमेंट गलत हुई तो सारी चीज़ ख़राब हो सकती है।